Hello everybody. Good morning, good afternoon, good evening. This is CA Yogesh Chuithani and today we will be discussing about the subject statistics. Yes, today we will be learning statistics standard 12th and today we will be starting with the chapter number 2 that is linear correlation. आज हम chapter number 2 start करेंगे linear correlation. जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हो तब सबसे पहले आपको उस चैप्टर का वेटेज पता होना चाहिए. ठीक है, तो इस चैप्टर का वेटेज क्या है? दिस चैप्टर कंटेन्स 1 MCQ, 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 2 मार्क, 1 3 मार्क एंड 1 5 मार्क क्वेश्चन. सो टोटल दिस चैप्टर इज ऑफ 12 मार्क्स. आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड 12th में पार्ट 1 में 4 चैप्टर हैं और चारों 4 चैप्टर 12 मार्क्स ईच है और ये चैप्टर भी पार्ट 1 का है. ठीक है, अब मैंने बोला कि हम लीनियर कोरिलेशन स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले ये लीनियर कोरिलेशन मतलब क्या होता है? तो लीनियर कोरिलेशन की मेरे पास यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है. इफ देयर इज साइमल्टेनियस चेंज इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट देन इट इज सीड टू बी लीनियर कोरिलेशन. ये क्या बोल रहे हैं कि साइमल्टेनियस चेंज होता है दो वेरिएबल के बीच में. किस वजह से चेंज होता है? तो डायरेक्ट वजह भी हो सकती है और इनडायरेक्ट वजह भी हो सकती है. तब हम उसको क्या बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है. इसको थोड़ा सा हम सिंपल कर देते हैं कि डेफिनेशन क्या कहना चाहती है. ये डेफिनेशन कहना चाहती है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज होता है और उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में भी चेंज हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कोरिलेशन है. इफ देयर इज चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल देन बोथ वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटेड. तो आपको कोरिलेशन का मतलब समझ में आ गया. अगर एक वेरिएबल चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज होगा. ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो डिमांड सप्लाई. तो ठीक है, एक चेंज होता है तो उसकी वजह से दूसरा चेंज हो जाता है. यस, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों क्या हैं? कोरिलेटेड हैं. और एक एग्जांपल ले सकते हैं जैसे रेनफॉल और प्रोडक्शन. अगर बारिश ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन मतलब क्रॉप्स ज़्यादा आएंगे. ठीक है, तो दोनों में क्या है? कोरिलेशन है. अगर बारिश कम होगी तो वाइस वर्सा प्रोडक्शन कम हो जाएगा. ठीक है, अभी कोरिलेशन की दो टाइप्स होती हैं. ठीक है, कौन सी? तो सबसे पहले एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन और एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है, सबसे पहले टाइप्स को देख लेते हैं कि टाइप्स क्या है. एक है पॉजिटिव कोरिलेशन और एक है नेगेटिव कोरिलेशन. अभी हम डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब क्या. पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज ही होगी. ठीक है, अभी हम उसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ रहे हैं. पहले मैंने आपको बोला था कि एक वेरिएबल में चेंज होगा तो दूसरे में चेंज होगा, उसको कोरिलेशन बोलते हैं. यहाँ पर चेंज को डिफाइन किया गया है. चेंज मतलब दोनों होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है. ठीक है, अभी मैं चेंज पर फोकस कर रहा हूँ कि अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है और अगर एक वेरिएबल कम होता है तो दूसरा भी कम होता है. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन. एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा कम होगा. उसको हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा और अगर x कम होगा तो y भी कम होगा. ये पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? ये दोनों फ्रेंड है. ठीक है, अगर एक आगे आएगा तो दूसरा भी आगे आएगा, अगर एक पीछे जाएगा तो दूसरा भी पीछे जाएगा. ठीक है, अभी हमारे पास सेकेंड टाइप है दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन. अभी नेगेटिव कोरिलेशन मतलब क्या? तो इफ वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस, अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है तो यहाँ पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कम होगी. ठीक है, और वाइस वर्सा, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू कम होती है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होगी. इसको हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि इफ वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस, इफ वैल्यू ऑफ x डिक्रीजेस y इंक्रीजेस. इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि ये दोनों दुश्मन है, बनती नहीं है इन लोगों की. अगर x आगे बढ़ेगा तो y पीछे जाता है, अगर x पीछे जाएगा तो y क्या करता है?
आगे आता है। ठीक है, अभी हम कोरिलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है मीन को हम क्या बोलते हैं, एक्स बार। तो वो एक्स बार क्या है, मीन का डिनोशन है। ठीक है, तो कोरिलेटेड को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेटेड को हम आर बोलते हैं। जहां पर भी चैप्टर में आर आता है उसका मतलब कि इट इज कोरिलेटेड, कोरिलेशन। ठीक है, अभी ये कोरिलेशन आगे जाकर हम उसको वैल्यू में फाइंड करेंगे। ठीक है, आगे फॉर्मूलाज है हमारे पास चैप्टर में, उसमें हम वैल्यूज में फाइंड करेंगे, मतलब आपको कोरिलेशन का आंसर मिलेगा। तो वो आंसर क्या होगा, तो वो आंसर हमेशा हमेशा -1 और +1 के बीच में आएगा। यस, वो -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बात ये आपको याद रह गई कि आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, -1 और 1 के बीच में। दूसरी बात, इट इज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब केजी, रुपीज, सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, जो भी आप मेजरमेंट समझो। अभी ये जो आर का आपको आंसर आएगा, मान लो कि आर का आंसर आता है 0.5। ठीक है, तो ये जो 0.5 है उसके पीछे आप कुछ नहीं लिखोगे, यू विल नॉट राइट 0.5 रुपीज, 0.5 केजी, नो, नथिंग, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अभी हम एक टॉपिक कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ आर। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है। इंटरप्रिटेशन मतलब कि जो आपको आंसर आ रहा है, मान लो आपको आंसर आया r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2, ऐसा आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। हमने अभी अभी पढ़ा कि r -1 और 1 के बीच में आएगा। चलो अभी एग्जाम्पल को आगे लेते हैं। अगर मान लो आपको आया r इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, वो मतलब जानने के लिए हम ये टॉपिक करेंगे इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अगर r की वैल्यू आपको एग्जैक्ट +1 आती है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, देखो पॉजिटिव कोरिलेशन तो हमने पढ़ा, दोनों फ्रेंड है। ये क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव है, मतलब ये बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, कैसे बेस्ट फ्रेंड, अगर x 5% बढ़ेगा तो y भी 5% ही बढ़ेगा। अगर x मान लो 5% कम हो रहा है तो y भी 5% कम होगा, उसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव। अगर r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है, से फॉर एग्जांपल इट इज 0.7, 0.8 और एनी रैंडम नंबर लाइक 0.29, तो उसको बोलेंगे इम्परफेक्ट और पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अभी ये क्या है, ये लोग फ्रेंड तो हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर x की वैल्यू 5% बढ़ेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी सही, लेकिन कोई और परसेंटेज, टेक इट एज 3%। ठीक है, फिर अगर आपको r की वैल्यू 0 आती है तो उसको बोलेंगे लैक ऑफ कोरिलेशन, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। कैसे, तो अगर x की वैल्यू 5% बढ़ती है तो y की वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं, देयर इज नो चेंज बिटवीन x एंड y। अगर आपको r की वैल्यू -1 और 0 के बीच में आती है, से फॉर एग्जांपल इट इज -0.75, -0.58, कुछ भी आती है, तो उसको बोलेंगे इम्परफेक्ट और पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये नेगेटिव कोरिलेशन मतलब क्या, अगर x की वैल्यू 5% बढ़ेगी तो y की वैल्यू जो है वो 3% कम होगी, कोई और परसेंटेज कम होगी, क्योंकि ये लोग दुश्मन है लेकिन परफेक्ट दुश्मन नहीं है, या आप बोल सकते हो ज्यादा दुश्मन नहीं है। ठीक है, अगर r की वैल्यू -1 आती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव मतलब क्या, कि अगर x 5% बढ़ता है तो y क्या होगा, 5% ही कम होगा, मतलब ये क्या है, बेस्ट दुश्मन है। ठीक है, वो ऊपर क्या था, बेस्ट फ्रेंड था, ये दुश्मन बेस्ट है, मतलब अगर x 5 बढ़ेगा ना तो वो 5 ही कम होगा। ठीक है,
तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है। इसको फटाफट एक बार देख सकते हैं हम। एक है हमारे पास परफेक्ट पॉजिटिव, मतलब जितना x इंक्रीज होगा उतना ही y इंक्रीज होगा। एक है हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव, x और y इंक्रीज तो होंगे लेकिन उनका प्रोपोर्शन कुछ और होगा। फिर है हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन, एक है हमारे पास पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब x बढ़ेगा और y कम होगा लेकिन उनका प्रोपोर्शन कुछ और होगा। एक है हमारे पास परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब x बढ़ेगा y कम होगा और दोनों के बीच में प्रोपोर्शन भी सेम होगा, ठीक है। और एक हमारे पास है जीरो, दैट इज लैक ऑफ कोरिलेशन, मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। अभी हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारे पास है मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। हम यहाँ पर 3 मेथड्स करेंगे इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर में। आपके पास 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड इज स्कैटर डायग्राम, सेकेंड मेथड इज कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, एंड थर्ड मेथड इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। जिसमें से अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है फर्स्ट मेथड, दैट इज मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम। ये मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये मेथड जो है वो ग्राफ रिलेटेड है। दूसरी बात कि ये जो पर्टिकुलर मेथड है उसका सम रेगुलरली नहीं आता है। बहुत टाइम पहले मतलब 2008 में 3 मार्क्स का एक पर्टिकुलर सम आया था यहाँ से। तो ये मेथड इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम किसी भी चीज़ को इग्नोर करेंगे क्या? नहीं करेंगे, ठीक है। हम सारी मेथड्स पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और सारे सम्स करेंगे, ठीक है, अच्छे बच्चे की तरह। चलो अभी इस मेथड को हम आगे स्टार्ट करते हैं। इस मेथड में क्या है, तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर ग्राफ बनेगा जैसे आपको दिख रहा है। उस ग्राफ में आप x को प्लॉट करोगे, y को प्लॉट करोगे, और उसको प्लॉट करने के बाद उसका जहाँ पर इंटरसेक्शन आता है वहाँ पर हम डॉट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लाइन नहीं बनाएंगे, ये स्कैटर डायग्राम है तो इसमें लाइन नहीं बनती है, डॉट्स बनेंगे। अब इस डॉट्स में आपको यहाँ पर स्क्रीन पर पैटर्न दिख रही है। ये पैटर्न क्या है? ये राइट साइड अपवर्ड है और वो भी स्ट्रेट है। तो अगर आपको ऐसे दिखे पैटर्न, राइट साइड अपवर्ड स्ट्रेट, मतलब एक लाइन सीधी ऊपर जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब आपको एग्जाम में क्या करना है, अगर आपको ग्राफ पूछे तो सबसे पहले इस तरह ग्राफ बना देना है। ग्राफ बन गया, उसके बाद आपको पैटर्न देखनी है कि ये वैसी पैटर्न कैसी दिख रही है। अब ये जैसी दिखे उस हिसाब से आपको उसको आंसर देना है। एक मैंने बोला ऐसा होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर दूसरा, आपको ऊपर जाते तो दिखेगी लाइन, मतलब ये जो डॉट से ऊपर जाते लिखेंगे, लेकिन वो लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं होगी, ठीक है। अगर लाइन स्ट्रेट नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसको हमने पार्शियल पॉजिटिव ऐसे भी नाम दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप डायग्राम बना रहे हो और कोई भी लाइन नहीं बन रही है, मान लो कि स्ट्रेट नहीं जा रही है, डाउनवर्ड नहीं जा रही है, ठीक है, कुछ आपको पैटर्न ही नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे लैक ऑफ कोरिलेशन। देन आपको राइट साइड डाउनवर्ड जाते हुए एक लाइन दिखेगी। अगर राइट साइड डाउनवर्ड जाते हुए लाइन दिखे तो उस लाइन को क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जिसको हमने पार्शियल नेगेटिव ऐसे भी नाम दिया हुआ है ना। और अगर आपको राइट साइड डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन दिखे कि स्ट्रेट लाइन नीचे जा रही है, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और ये जो सारे टर्म्स है वो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं कि परफेक्ट पॉजिटिव क्या होता है, परफेक्ट नेगेटिव क्या होता है, इम्परफेक्ट पॉजिटिव क्या होता है, इम्परफेक्ट नेगेटिव क्या होता है, और लैक ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। इस पर्टिकुलर पैटर्न्स को पहले आप देख लो। परफेक्ट पॉजिटिव मतलब स्ट्रेट अप जाएगा, इम्परफेक्ट पॉजिटिव मतलब अप जाएगा लेकिन स्ट्रेट नहीं जाएगा, लैक ऑफ कोरिलेशन मतलब उसमें कोई पैटर्न नहीं बनेगी, इम्परफेक्ट नेगेटिव मतलब डाउन जाएगा लेकिन स्ट्रेट नहीं जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव मतलब डाउन जाएगा और स्ट्रेट डाउन जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक का है और इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ठीक है। आपको उस पर्टिकुलर
इलस्ट्रेशन में एक टेबल दिया जाएगा जहाँ पर पर्सन है, टैक्सेबल इनकम और इनकम टैक्स, ऐसे आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम टैक्सेबल इनकम और इनकम टैक्स ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब डायग्राम में देख सकते हो कि अगर x 50 है तो y क्या है 10 है, मतलब 50 और 10 उस पर हमने प्लॉट किया हुआ है। अच्छा, ये जो मैंने नीचे डिजिट्स लगाए हुए हैं, मतलब x एक्सिस में देखो 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, तो आप उसको 10-10 की गैप में भी ले सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं वो पेज से बाहर नहीं जाने चाहिए, है ना। चलो फिर हम उसको आगे देखते हैं। अगर x 30 है तो y 6 है, उस पर हमने डॉट किया है। x 80 है तो y 16 है, उस पर हमने डॉट किया है, और कंसिक्वेंटली हमने डॉट्स किए हैं। अभी आप इस डॉट्स को देखो तो ये डॉट्स आपको क्या दिख रहा है, क्या है ये, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो ये अप जा रहा है और स्ट्रेट अप जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। याद आ रहा है, ये क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इतना कंप्लीट ग्राफ है नहीं, इसमें और एक चीज़ कम हो रही है, वो क्या है, स्केल। आप हमेशा ग्राफ जब ख़त्म करो तो यू हैव टू नोटिस कि अपने स्केल लिखा है कि नहीं लिखा है। स्केल मतलब क्या है, जो नीचे मैंने गैप लिया है वो गैप मुझे ऊपर लिखना है। और ग्राफ पेपर में जनरली जो एक बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, तो हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया हुआ है। और एक्स एक्सिस में मैंने 20 का गैप रखा है, तो एक्स एक्सिस में स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20,000, एंड वाई में क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5,000। ओके, इसको आगे बढ़ाते हुए हम और एक एग्जाम्पल देखने से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो अगेन आपकी टेक्स्ट बुक का है, एंड दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आपके पास प्राइस है और डिमांड है। प्राइस जो है वो क्या है, 12, 13, 14, 15, 16, एंड डिमांड इज 45, 35, 30, 15 एंड 10। तो हमने जैसे देखा है, ऐसे हम डिमांड और प्राइस दोनों की कॉलम बनाएंगे और फिर हम ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा ग्राफ बन गया। इसमें आप देख सकते हो जहाँ पर प्राइस 12 है वहाँ पर डिमांड 45 है, उस हिसाब से मैंने सारे में पॉइंट्स डाले हुए हैं, 13 के सामने 45, 14 के सामने 30। ये पॉइंट्स डाल दिए, उसके बाद आप देखो क्या दिख रहा है, ये पॉइंट्स अप जा रहे हैं, ऑब्वियसली नो। कहाँ जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। अभी ये जो डाउन जा रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में डाउन जा रहे हैं, नहीं, वो स्ट्रेट लाइन में डाउन नहीं जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एक तो डाउन जा रहे हैं मतलब नेगेटिव बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे हैं मतलब उसको इम्परफेक्ट नेगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट नेगेटिव। और इस ग्राफ में भी आपको क्या करना है, स्केल लिखनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जितना मैंने उसमें गैप लिखा है उतना मैं लिखूंगा। एक्स एक्सिस में मैंने 2 का गैप लिया है तो हम वहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 ऐसा लिखेंगे, और वाई एक्सिस में मैंने 5 का गैप लिया है तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अभी ये जो टॉपिक ख़त्म हो रहा है तो हम आपको ऐसे ही जाने देंगे, ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हम आपको कुछ सम्स देंगे। सम्स में आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में से इलस्ट्रेशन 2 और 3 करना है, और एक्सरसाइज 2.1 आपको फिनिश करनी है। अभी इसके बाद हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, goodbye, see ya, thank you.